हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज हम आपको कराने वाले हैं यहाँ इस वीडियो में इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पर। और हम आपको यहाँ से कराएंगे अंग्रेज़ों एवं सिक्कों के मध्य हुई संधि के बारे में हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं फ्रेंड्स। अंग्रेज़ों एवं सिक्कों के मध्य जो संधि हुई थी और कुछ बहुत सारी यहाँ पर बातें हम आपको बताने वाले हैं फ्रेंड्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये वन लाइनर क्वेश्चंस के रूप में मैं आपको करा रहा हूँ। यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। हर लाइन से एक क्वेश्चन तो बनता ही है फ्रेंड्स, और लाइन से मैं आपको बता देता हूँ कि 2 और 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं कई बार। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने अंग्रेज़ों एवं सिक्कों के मध्य हुई संधि कैसे हुई थी, वो कब हुई थी। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 ईस्वी। भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846। इस संधि के तहत राजा दलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का प्रवास पंजाब में मान लिया गया। 20 अगस्त 1847 ईस्वी को महारानी जिंदा को राजा दलीप सिंह से अलग कर 48,000 वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई चिलियानवाला की लड़ाई सिख नेता शेर सिंह एवं अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य लड़ी गई। दूसरी लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों ने 21 फरवरी 1849 ईस्वी को लड़ी। इस युद्ध में सिख बुरी तरह से पराजित हुए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च 1849 ईस्वी की घोषणा द्वारा संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज्य में कर लिया गया। महाराणा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई और उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के पास भेज दिया गया। अब चलते हैं फ्रेंड्स कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल जो हुए हैं। कंपनी के अधीन बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, हम इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 एवं पुनः 65 से 67 के बीच में ये गवर्नर बने हैं। इसने बंगाल में दैत्य शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामलों कंपनी के अधीन थे। जितने भी मामले थे विदेशी वो कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 ईस्वी के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। अन्य गवर्नर बरेलास्ट 1767 से 69, कार्टियर 1769 से 72, वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 74। हेस्टिंग्स जो थे ये 1772 से 74 के बीच में ये हुए हैं, वारेन हेस्टिंग्स जो हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो हुए हैं ये हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 में हुआ। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया था और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एवं कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट था वारेन हेस्टिंग्स, जो आपका ये एक क्लर्क से जो गवर्नर जनरल तक पहुंच गया। अब हम इसके बारे में आपको बता देते हैं। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में 1774 से 85 ईस्वी में इसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया।
1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा। चलते हैं फ्रेंड्स अपनी नेक्स्ट कुछ जानकारी को लेकर के। यहाँ पर देखिए, अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालतों में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी होता था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य रायन और मुख्य कानूनगो की सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से न्याय करते थे। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। दीवानी मुकदमों में जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून और मुसलमान के लिए मुस्लिम कानून लागू किया जाता था, जबकि फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दैद प्रणाली को समाप्त करने तथा कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश दिया। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां तथा राजा शताबराय को पद से हटा दिया गया। नेक्स्ट है आपका जो ये वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। 1775 मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया गया। इसने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी के समय 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम विल्किंस, इन्होंने विलियम विल्किंस जो थे गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। नेक्स्ट है आपका, इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। तो यहाँ पर 1780 में भारत का पहला समाचार जो पत्र था वो बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट कुछ और जानकारी के साथ हम आपको लेकर के चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था। कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हों। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इप्पे था, जिसे 1782 में इस्तीफा देना पड़ा। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा दी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि 1782 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ था। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी रायन की नियुक्ति की। इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक नवीन अधिकारी मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी
कानूनगोओं के कागज़ों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जेम्स ग्रांट की हुई थी फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ जानकारी आपको हम यहाँ से देते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट, ये 1784 में के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो बर्फ़ द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया, परंतु 1795 ईस्वी में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 1786 ईस्वी इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए, नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जिम्मेदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपका कुछ और वन लाइनर बता देते हैं आपको हम। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा, मुंसिफ, सदर, जमीन, आमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। 1793, अब यहाँ पर देखिए, ये सोचने वाली बात है फ्रेंड्स, भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसका सीधा सा मतलब था कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ये उच्च पदों पर अंग्रेजों को ही नियुक्त करते थे। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। सर जॉन शोर जो हैं, इसने हस्तक्षेप नीति अपनाई थी 1793 से 98 तक। लॉर्ड वेलजली जो हुए थे 1798 से 1805, इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी तथा भरतपुर थे। इंदौर के होलकर थे यहाँ पर, ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इसी समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में मारा गया था। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड हैलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां नवनियुक्त प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर सर जॉर्ज वारलो 1805 से 1807 ईस्वी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 1806 में वेल्लोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो
प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी। इसके काल में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। नेक्स्ट अब चलते हैं फ्रेंड्स। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद, चीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828 ईस्वी। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यांडबू की संधि हुई। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ था फ्रेंड्स। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियों न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ था। जो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल जो हुआ था वो था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट कुछ और न्यूज के साथ। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के तहत विधवाओं को के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। फ्रेंड्स इससे आगे अब हम चलते हैं। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय भी में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी के 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और न्यूज के साथ। चार्ल्स मेटकाफ 1835-1836 इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 तक इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में ग्रांड जो ट्रंक रोड है इसका मरम्मत इन्होंने कराई। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड एलनबरो। ये जो थे 1842-1844 ईस्वी के बीच में रहे। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध में समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी
दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी में हुई थी फ्रेंड्स, यह आपको ध्यान रखना है। 1843 में रविवार की छुट्टी की शुरुआत। यहाँ पर अब हम चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग पर। 1844 1848 इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 1846 ईस्वी। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया फ्रेंड्स। सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी यहाँ पर, नर बलि जो प्रथा थी, लॉर्ड हार्डिंग ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया था जब मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।